जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज मूल विधि का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। तो दोस्तों बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बीएनएस ही नहीं, बीएनएस के साथ साथ बीएनएसएस और बीएसए, ये दोनों जो तीनों टॉपिक हैं एक साथ हम ये आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और इसका आप चाहो तो नोट्स बना लेना, वरना पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको हम जानकारी दे देंगे, आप पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको बताएंगे, यानी कि उसकी बिल्कुल बेसिक जानकारी और जितनी भी धाराएं हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, अभी तक प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चन बना है, उन सबको देखते हुए अच्छे से आपको यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितना वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक फैक्ट में सबसे पहले ये चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं कि जो बीएनएस है तो बीएनएस में इससे पहले कौन से कानून थे, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, किस तरीके से भारत में एक कानून आया, तो उन सब के बारे में हम क्या उसकी रूपरेखा रही थी, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाते हैं। तो देख लीजिए, आप सबसे पहले समझिए कि जब बीएनएस नहीं था, ठीक है, जब बीएनएस नहीं था तो बीएनएस के पहले सबसे पहले जो भारत में आईपीसी चलता था, क्या चलता था, आईपीसी। आईपीसी से भी पहले क्या था, तो भारत में एक, जब ब्रिटिश काल में, जब अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा था, तब ब्रिटिश काल में एक कानून आया था, यानी भारत में जो पहला लॉ कानून आया था, कमीशन आया था, वो 1834 में आया था ब्रिटिश काल में। उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो टीबी मैकाले थे। कौन थे, टीबी मैकाले। दोस्तों ये जो बीएनएस है, सिर्फ आप बीएनएस को पढ़ के मत जाइएगा, बीएनएस के अलावा जो उसकी पृष्ठभूमि रही कि आईपीसी कैसे आई, आईपीसी के बाद बीएनएस कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या उसमें प्रावधान थे, क्या बीएनएस में प्रावधान है, आईपीसी क्यों बदली गई और बीएनएस क्यों इसमें नया बनाया गया, इन सब के बारे में आप अच्छे से देख करके जाइएगा। तो उसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो भारत में पहला लॉ कमीशन आया वो 1834 में आया ब्रिटिश काल में, उसके अध्यक्ष टीबी मैकाले थे, ठीक है। इस लॉ कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा जरूरत के हिसाब से नए कानून बनाना और उसको भारत में लागू करवाना, यह इसका मुख्य काम था। किसका, भारत में जो नया लॉ कमीशन आया था उसका यह मुख्य काम था। उस कमीशन के अध्यक्ष टीबी मैकाले थे। कमीशन 1834 में आया। इसके बाद क्या हुआ, 1860 में इसी कानून के तहत, इसी कमीशन के तहत एक नया कानून घोषित किया गया जिसको बोला गया आईपीसी। इसी को हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता, तो ये 1860 में बना। तो भारतीय दंड संहिता कब बना, 1860 में। किसके अंतर्गत बनाया गया, तो लॉ कमीशन के अंतर्गत आया जिसके अध्यक्ष टीबी मैकाले थे। जैसे हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने नोटबुक में लिख करके उसी तरीके से आप पढ़िएगा। मानो आप नोट्स इस तरीके से तैयार करो कि अगर आपको किसी को समझाना पड़ जाए तो आप उसको अच्छे से अपने शब्दों में समझा सको कि ये आईपीसी कैसे आया, फिर बीएनएस कैसे आया, सबसे पहले क्या घटित हुई, फिर क्या कौन सी घटना घटित हुई। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। फिर क्या था, इस आईपीसी को ब्रिटिश में 1 जनवरी 1962 को लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया, 1 जनवरी 1962 को। बाद में क्या हुआ कि आईपीसी की जगह बीएनएस को मान्यता दी गई। आईपीसी की जगह किसको मान्यता दी गई, बीएनएस को मान्यता दी गई। तो एक शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लो कि जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जब ब्रिटिश काल चल रहा था, तो उस समय एक लॉ कमीशन आया, तो वो 1834 में जिसके अध्यक्ष टीबी मैकाले बने। वो कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा ज़रूरत के हिसाब से नए कानूनों को बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना उस कमीशन का मुख्य काम था। अब उसी कमीशन की सिफारिश में, उसी कमीशन के द्वारा 1860 में आईपीसी का गठन किया गया। 1860 में आईपीसी का गठन किया गया, लेकिन आईपीसी को लागू किया गया 1 जनवरी 1962, 1 जनवरी 1962 को इसको लागू किया गया। 1 जनवरी 1962 को इसको लागू कर दिया गया। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया, अब आगे हम लोग स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या था,
इस स्लाइड में क्या था कि हम आपको बता रहे हैं कि अब जो आईपीसी की जगह क्या आया, बीएनएस आया। आईपीसी की जगह क्या आया, बीएनएस आया। आईपीसी की जगह बीएनएस आया। अब आईपीसी की जगह बीएनएस ने लिया, तो इन दोनों में क्या अंतर था? तो आईपीसी में उस टाइम 511 धाराएं टोटल हुआ करती थीं, कुल अध्याय 23 थे। लागू इसको 1 जनवरी 1862 में किया गया था। 1 जनवरी 1862 में इसे ब्रिटिश काल में कर दिया गया। अच्छा, ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलती से 1962 हो गया, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 1962 की जगह 1862 है। क्या है, 1862। थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि आईपीसी को इसको 1862 में लागू कर दिया गया पूरे भारत में, ठीक है। अब राष्ट्रपति से इसमें जो सहमति मिली थी वो 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। अब जब बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता आया, तो इसमें कुल धाराएं 358 और इसमें कुल धाराएं 511, यानी कि धाराओं को क्या किया गया, इसमें कम कर दिया गया। बीएनएस में आईपीसी के धाराओं को कम कर दिया गया। आईपीसी में कुल अध्याय 23 थे, बीएनएस में कुल अध्याय 20 कर दिए, यानी कि अध्याय भी कम कर दिए। आईपीसी को लागू किया गया 1 जनवरी 1862, उसी जगह बीएनएस को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया भारत में, ठीक है। राष्ट्रपति जी ने इसमें सहमति 25 दिसंबर 2023 को दी। कब दी राष्ट्रपति ने? 25 दिसंबर 2023। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से चार्ट बना लीजिएगा, तो ये एक ओवरव्यू हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस जानने का। आपके दिमाग में अगर आईपीसी और बीएनएस दोनों में अगर कहीं हौच पौच होगा तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि नहीं, ये चीज़ उसमें थी, इसमें फिर कम किया गया, इसमें उतनी धारा, इसमें इतनी धारा, इसमें इसको कब लागू किया गया, बीएनएस को कब लागू किया गया। देखो, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का तरीका यही है। अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो उसकी जड़ तक की चीज़ों को समझने का प्रयास करो, तो दोनों में आपने अंतर इन चीज़ों को समझा। अब हम आपको बीएनएस के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है बीएनएस। तो अभी आपने क्या समझा, अभी आपने इसकी पृष्ठभूमि समझी कि किस तरीके से आईपीसी आया, आईपीसी का निर्माण कैसे किया गया, पहला लॉ कमीशन कब आया, ठीक है, और आईपीसी को लागू कब किया गया, तो 1 जनवरी 1862 को इसको संपूर्ण देश में लागू किया गया था। फिर बीएनएस आया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, ये चीज़ें समझी। अब हम लोग बीएनएस के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। बीएनएस के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। जैसे इसका पूरा जो नाम था वो क्या था, तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका नाम इस वजह से 2023 था क्योंकि जो संशोधन हुआ था आईपीसी में 2023 में चालू हुआ था, लेकिन लागू वो 2024 में हो पाया था। तो लोकसभा में जब इसको विधेयक को पेश किया गया, वो डेट थी 11 अगस्त 2023 को, अमित शाह जी ने इसको पेश किया। फिर लोकसभा में इसे पारित जो किया गया, तो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में यह विधेयक पारित भी हो जाता है। सबसे पहले इस विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया गया था। फिर राज्यसभा में इसको पारित किया गया 21 दिसंबर 2023, यानी अगले ही दिन पारित हो जाता है राज्यसभा में। राष्ट्रपति जी ने इसको पारित किया 25 दिसंबर 2023। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक है, 2023 में कर दिया। अब क्या हुआ, राष्ट्रपति जी ने भी इसको 2023 में पारित कर दिया, लेकिन भारत में इसको जब लागू कर दिया गया, भारत में इसे लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2024 को इसको लागू कर दिया गया। यानी कि जब लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में जब पारित हुआ, उसके अगले दिन राज्यसभा में पारित हो गया। 4 दिन के बाद राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिया। फिर इसको 1 जुलाई 2024 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसमें टोटल 358 धाराएं थीं, भाग इसमें 20 हैं। 3 जो नए कानून बनाए गए थे वो बीएनएस था, बीएनएसएस था और बीएसए था। तो ये 3 नए कानूनों का निर्माण इसमें किया गया। तो हमको ये तीनों कानून अच्छे से पढ़ने पढ़ेंगे। जब 3 नए कानून में हम आज बीएनएस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो बीएनएस के बारे में अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद बीएनएसएस आएंगे, यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे। इसके बाद बीएसए को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपने बीएनएस के बारे में ये बेसिक समझा, इसका क्या नाम था, इसको लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में राष्ट्रपति ने कब साइन किया, कितनी धाराएं, कितने अध्याय, कब लागू, कितने नियम, ये सारा आपने यहाँ पे इनका बेसिक फंडामेंटल अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास आपने किया होगा। चलिए
अब हम लोग देख लेते हैं जो मुख्य परिवर्तन किए गए, यानी कि जो जैसे बीएनएस आया, बीएनएस में हमने आपको बताया कि बीएनएस को लागू कर दिया गया, बीएनएस को लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को बीएनएस को लागू कर दिया गया। तो इसमें क्या प्रावधान थे, कुछ नए क्या परिवर्तन हुए, तो इसने आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 से घटा करके कितनी कर दी, 358। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। 20 नए अध्याय इसमें जोड़े गए। कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का भी प्रावधान किया गया था। 6 छोटे अपराधों के लिए सामूहिक सेवा का प्रावधान भी किया गया था। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आईपीसी की जो धाराएं हैं, जैसे बलात्कार की आईपीसी की धारा और मर्डर की आईपीसी की धारा, चोरी डकैती की आईपीसी की धारा, वो बीएनएस में किस तरीके से कन्वर्ट हुई, बीएनएस में कौन सी नई धाराओं में वो तब्दील हो गई, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखो टोटल 358 धाराएं हैं, तो क्या आपको 358 धाराएं पढ़ने की जरूरत है, या आप पढ़ पाओगे या आप रट पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। जो मूल जितनी बदली गई, हमने कहा ना 20 नए अध्याय 20 नए अपराध जोड़े गए, तो उन 20 नए अपराधों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उस 20 नए अपराधों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। स्मार्ट तरीके से चीज़ों को कवर करोगे तो आसानी से कर भी पाओगे। चलिए, कई अपराधों में जुर्माना भी बढ़ाया गया, कई अपराधों में सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया। तो ये मुख्य परिवर्तन किए गए जो आईपीसी से बीएनएस में कन्वर्ट किया गया। अच्छा, कुछ विशेषताएं भी इसमें डाली गई, जैसे कुछ विशेषताओं में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समांकित किया गया था। ठीक है, धारा 69 जैसे है कि झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पे सख्त सजा का प्रावधान किया गया था, तो ये 69 में है। और 70(2) के क्या था कि सामूहिक बलात्कार की सजा के लिए सजा जो हो सकती है कारावास हो सकता है, आपको फांसी तक भी की जा सकती है। तो ये प्रावधान जोड़े गए थे, धारा 70 के 2 में जोड़े गए थे। अच्छा, बैच की डिटेल के लिए आपको बता दें, अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट बैच चाहिए, या सिर्फ मूल विधि का नोट्स चाहिए, या पॉलिटी प्लस मूल विधि चाहिए आपको, या सिर्फ मूल विधि चाहिए, तो इसके लिए आपको सारा कंटेंट उपलब्ध है, सारा सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप पूरा ये जो बैच है जीएस रिव्यू एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से नीचे लिंक भी लगा देंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लगा देंगे, तो वहाँ पे आप जाकर के इनके नोट्स पहले देख लीजिएगा किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से नोट्स बनाया जा रहा है, तो इसके बाद आप आराम से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे अगर आप जीएस का बैच लोगे तो जीएस कंप्लीट हो चुकी है, पूरी जीएस कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ इकोनॉमी में कुछ चैप्टर बाकी हैं, बाकी पूरी जीएस आपकी कंप्लीट है। मूल विधि में 3 से 4 चैप्टर बाकी हैं, और पॉलिटी आपकी कंप्लीट है, मतलब पूरी ओवरऑल जीएस आपकी कंप्लीट है। मूल विधि में 3 से 4 चैप्टर कराने हैं और इकोनॉमी में कुछ टॉपिक डालने हैं, इसके अलावा पूरी आपकी जीएस कंप्लीट है। तो अगर आप पॉलिटी प्लस मूल विधि लेंगे तो भी आपको अवेलेबल है, सिर्फ मूल विधि लेंगे वो भी आप ले सकते हैं, पूरा जीएस पैकेज लेंगे वो भी आप कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस पे बैच है, तो आप जा करके डिटेल चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम से, या तो जीएस रिव्यू का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसी में हमने अभी बताया कि कुछ 20 नए प्रावधान अपराध जोड़े गए, तो 20 नए क्या थे अपराध या क्या प्रावधान थे, तो उनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कौन कौन से जोड़ा गया इसमें, बीएनएस में जितने भी प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया वो ब्रिटिश काल में बने आईपीसी में शामिल नहीं थे, उनको आईपीसी में जगह ही नहीं मिली, उनको इसमें पे जोड़ा गया है। जैसे क्या था कि एक जोड़ा गया धारा 2 का 3। धारा 2 का 3 क्या था, इसमें देखो जितने हम 20 नए इसमें अपराध आपको बता रहे हैं या प्रावधान आपको बता रहे हैं, उनको रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना। इन्हीं 20 से 99% चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। वो आपके जो 358 धारा है उनसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक बार चूक भी हो जाए, लेकिन इनसे जरूर पूछेगा कि जो 20 नए जोड़े गए उनको तो आप अच्छे से रट के जाओ। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। बालक की परिभाषा, यानी कि कोई भी अगर 18 वर्ष से कम का व्यक्ति है तो उसको कहा गया कि वो बालक है। ठीक है, अगला क्या बताया गया कि धारा 2 का 8 क्या कहता है, तो धारा 2 का 8 कहता है कि डिजिटल रिकॉर्ड भी साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। जो डिजिटल रिकॉर्ड का मतलब जैसे टेलीविज़न का है, कोई आपकी चैट है,
कोई आपका टेलीग्राम या यूट्यूब या कोई ऐसा प्रमाण है जो डिजिटल तरीके से इंटरनेट की सहायता से उसको बनाया गया हो या लिया गया हो या आपने कैप्चर किया हो, फोटो खींची हो, रिकॉर्डिंग हो, वो सब आपका मान हो जाएगा, वो भी साक्ष्य ले जा सकते हैं। धारा 2 के 10 में क्या कहता है, लिंग की परिभाषा, यानी इसमें मेल और फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। तो इसमें लिंग की परिभाषा को बताया गया, उसमें ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया। धारा 48, भारत के बाहर से किसी अपराध का दुष्प्रेरण भी इसमें बताया गया कि भारत के अगर बाहर से भी अगर आप अपराध करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो बीएनएस में प्रावधान किए गए हैं, धाराएं लगाई गई हैं, उसके तहत आपको सजा होगी। धारा 69, झूठे वादे करके लैंगिक संबंध बनाना, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया, हमने ऊपर आपको बताया था। धारा 73, कोर्ट न्यायालय की सुनवाई कार्यवाही को बिना आज्ञा प्रकाशित करना। ये दैनी धारा 73 कहता है कि जैसे कोर्ट कचहरी का मामला है, जैसे न्यायालय ने सुनवाई करी, अब आपने उसको डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, चुपके से आपने कैमरा, मोबाइल या किसी तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड करके और बिना कोर्ट के परमिशन के आपने उसको पब्लिक कर दिया, तो पब्लिकली वो चीज़ें जब जाएंगी तो उसमें कोर्ट आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, उसमें सजा का प्रावधान भी है, ये धारा 73 कहता है। धारा 70 कहता है कि ताक झांक करना। ताक झांक का मतलब कि बिना उसकी परमिशन के आपको उसके फ़ोन टच करना, उसकी बातें सुनना, उसके करीब जा कर के चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ताक झांक करने में सिर्फ पहले महिलाओं का उल्लेख था, यानी महिलाओं में आप ताक झांक करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन अब उसमें पुरुष और महिला दोनों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप पुरुष के साथ भी ऐसा करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान धारा 77 में उल्लेखित है। धारा 95 में तो बच्चों को भाड़े पे लाकर अपराध कराना, बच्चों को भाड़े पे ला करके अपराध कराना भी एक धारा 95 के तहत एक सजा है, और उसके लिए आपको प्रावधान भी बताया गया कि किस तरीके से आपको उसमें सजा दी जाएगी। धारा 103, भीड़ द्वारा हत्या। तो भीड़ का क्या मतलब है कि भीड़ का सेंस ये है कि भीड़ का मतलब ये होता है, भीड़ की परिभाषा ये आप समझ लो ये होती है कि कम से कम जहाँ 5 लोग शामिल होंगे उसको हम भीड़ कह देंगे, उसको हम क्या कह देंगे, भीड़। तो 5 या 5 से अधिक लोग होंगे तभी उसको हम भीड़ कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपने चार्ट पढ़ा, ये जो हमने धाराएं बताई अभी और इसकी धाराएं हैं, इनको बिल्कुल डिक्टो आप याद करिएगा, इसको डिक्टो याद करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। आप यूट्यूब पे पूरे जा करके देख लीजिएगा, बीएनएस की 3-3 4-4 घंटे की क्लासें पढ़ी हैं, लेकिन हम आपको इन शॉर्ट जितना कम समय में चीज़ें उपलब्ध हो सकें आपके लिए, आप हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप स्मार्ट तरीके से चीज़ों को कवर करो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ना ही हो तो आप बुक से ना कवर कर लो चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सबसे अलग, सबसे बेहतरीन तरीके से आपको हम चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। प्लीज़ आप वीडियो को कम से कम लोगों तक शेयर जरूर करो, कम से कम 2 से 3 लोगों को तो ज़रूर आप शेयर करो, आप बस इतना करो, हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करते होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि जैसे धारा 106 था, धारा 106 हम वो बता रहे हैं जो 20 प्रावधान बनाए गए, 20 प्रावधान या 20 अपराध बनाए गए, वो हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो धारा 106 क्या थी, तो धारा 106 में क्या बताया गया, तो देखो धारा 106 में कहा कि यातायात के दौरान लापरवाही से अन्य लोगों की जान को खतरे में डालना भी एक सजा है। जैसे कुछ लोग देखा होगा आपने कि बाइक से राइडर वगैरह होते हैं या कार से स्टंट वगैरह करते हैं, तो स्टंट वगैरह करते हैं तो उनको प्रशासन रोकता भी है और रोक करके उनको समझाता है, और अगर कोई ऐसा पेच फंसता है तो उनको सजा का प्रावधान धारा 106 के तहत उनको सजाएं भी दी जाती हैं। धारा 111 कहता है संगठित अपराध के बारे में, धारा 112 कहता है छोटी संगठित अपराध के बारे में, छोटा संगठित अपराध, धारा 113 कहता है आतंकी संगठित अपराध के बारे में। तो तीनों धाराएं संगठित अपराध के बारे में, पहला संगठित अपराध, दूसरा छोटा संगठित, तीसरा आतंकी संगठित अपराध। तो सजाएं भी उनकी अलग अलग दी गई हैं, सजाएं भी इनकी अलग अलग हैं। इनको आपको अभी सजाओं का भी प्रावधान आपको बताएंगे, पूरा आपको 358 धाराएं हम आपको भी अच्छे से समझाएंगे, निश्चिंत रहिएगा, आपको ये रट जाएगी, आप ये मान के चलो बीएनएस। धारा 137 बाल अपहरण के बारे में बताता है, तो बाल अपहरण के बारे में बताता है, यानी पहले क्या था कि पुरुष 16 वर्ष से कम, ठीक है, और महिला 18 वर्ष से कम, उनको बाल के रूप में गणना की जाती थी,
और अगर आपने इतने, जैसे पुरुष को 16 वर्ष से कम आपने उसका अपहरण किया तो आप बाल अपहरण के तौर तरीके में आ गए। ठीक है, वर्तमान में क्या पुरुष की उम्र 18 वर्ष से कम हो और महिला 18 वर्ष से कम हो, तब उनको माना जाएगा कि बाल अपहरण का केस है। ठीक है, 18 वर्ष के लिए दोनों का, और पहले 16-18 का था। ठीक है, अब देखते हैं धारा नंबर 152, देश की एकता अखंडता को खतरे में लाना, धारा 152 के अंतर्गत आता है। धारा 195 का 2, लोक सेवक को दंगा या लोक उपद्रव रोकने पे धमकी देना। जैसे कोई मान लो कर्मचारी है, प्रशासन का काम कर रहा है, तो अगर आप उसको किसी तरीके से धमकाते हो या काम करने में बाधा डालते हो तो वो क्या कर सकता है, आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। बीएनएस ये उसको पावर देती है, भारतीय न्याय संहिता उसको पावर देती है। वो किसके तहत देती है, धारा 195 का सब आर्टिकल नंबर 2 पे देती है। धारा 304, झपट मारी, यानी आपने स्नैचिंग सुना होगा कि कुछ लोग बाइक से वगैरह या कार वगैरह का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, चैन स्नैचिंग करते हैं या बैग लेते हैं, बैग खींचते हैं। ठीक है, जो भी स्नैचिंग का मामला होता है, झपट मारी का मामला होता है, तो वो सब किसके अंतर्गत दर्ज होता है, 304, और 304 के अंतर्गत उसको सजा भी दी जाती है। धारा 324 का 3, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना। आपने देखा होगा कि ट्रेन या बसों में जाते हो तो अब लिखा है यह सरकारी संपत्ति है, कृपया इसकी सुरक्षा आप करें। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी तरीके से। तो ये सब करना, अगर आप वहाँ पकड़े जाओगे तो आपको सज़ा निश्चित तौर पे दी जाएगी। ठीक है, 343 का 3, सरकारी स्टाम्प या गलत फर्जी तरीके से बनवाना। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सरकारी स्टाम्प ले लेते हैं, उसका गलत तरीके से फर्जी इस्तेमाल वो करते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ये भी एक गलत है, ये गैर कानूनी चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ अच्छा और आपको बताएं, मतलब हमें ये तो कन्फर्म पता होता है कि ये गलत है और ये सही है पॉइंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप तुरंत समझ जाते हो कि ये गैर कानूनी है। भले ये धाराएं तो हम यहाँ पे आपको पढ़ा ही रहे हैं। जैसे आपने कोई स्टाम्प लिया, आप उसमें फर्जीवाड़ा कर रहे हो, कोई फर्जी जाली मोहर साइन करा करके चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रहे हो, तो क्या आपको अंदाजा नहीं है, कि आपको लग नहीं रहा है कि ये गलत कर रहे हैं हम? तो गलत का तो हमें अनुमान होता है, बस सजा का अनुमान नहीं हो पाता, और वो सजा का अनुमान प्रशासन पूरा कर देता है आपकी। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ क्लियर कर देता है। तो हमें गलत सही क्या है ये फैसला हमारा तुरंत मन कर लेता है, चीज़ें हम तुरंत समझ लेते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमको ये नहीं पता हो पाती हैं, कि जैसे हमने चैन स्नैचिंग करी, ठीक है, तो यार ये किस धारा में आया, कितनी सजा है, तो वो सब कुछ वहाँ पता चल जाता है जब पेंच फंसता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को से बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं धारा 341 का 4, फर्जी सरकारी मुहरों का उपयोग करना। यानी कि आपका पता चले कोई सर्टिफिकेट आपको बनाना है, या ग्राम प्रधान का आपको साइन मुहर चाहिए, तो अब आप बाहर हो, ग्राम प्रधान के पास तो आप जा नहीं सकते। किसी ने आपको फ़ोटो भेज दिया कि इस तरीके से उनकी मुहर बनी है, या गोल बनी है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये चिन्ह बना है, आपने उसी को कॉपी ले करके जा करके 200 रुपये 100-200 रुपये दिया, मुहर बना दिया, आपने मुहर साइन की और भेज दिया। तो अगर वो गलत किसी भी तरीके से ये बात पता चल गई, या गलत तरीके से मतलब किसी ने जानकारी दे दी प्रधान को, और प्रधान ने या फिर किसी तरीके से शिकायत कर दी कि मेरे बिना मर्जी के, या मेरे मतलब मेरे संज्ञान में ये मैटर आया है कि इन्होंने इस तरीके से मेरे मुहर का या सरकारी कागज़ों पे ये चीज़ें लगा करके ये सारे गलत काम किए हैं, तो उस पर आपको सज़ा हो जाएगी। तो इसका जो है उल्लेख 343 के 41 के 4 में दिया गया है, 341 के 4 में। अब देखो ये वो चीज़ें थी जो हमने बताया, जो 20 नए अपराध जोड़े गए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस हो तो इन चीज़ों को अच्छे से चीज़ें ध्यान रखिएगा, इनको ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उनको अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा। अब आपको एक चीज़ बताते हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इन कंटेंट को खोजने में बड़ा समय लगता है, चीज़ों को बहुत व्यवस्थित होकर के अच्छे से चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। तो आप लोग सिर्फ वीडियो शेयर कर दिया करो, बस कमेंट करके बता दिया करो सर कैसा कंटेंट है, किस तरीके से और इसमें इम्प्रूव करें। ठीक है, बाकी कंटेंट आपको बहुत सबसे अलग सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए अब हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं कि जो आईपीसी की धारा है और बीएनएस की धारा, जो पहले धाराएं आईपीसी की थी अब वो बीएनएस में तब्दील हुई हैं, तो उसमें अंतर क्या आया है,
क्या अंतर आया, तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे पहले क्या था कि आईपीसी की धाराएं थी, तो आईपीसी की धाराओं में पहले की जो धाराएं थी अब वो बीएनएस में कन्वर्ट हो गई। तो जो पहले जैसे हत्या थी, हत्या किसी की हत्या कर देना, तो आईपीसी में 302 नंबर धारा थी। क्या थी? धारा नंबर 302 के तहत आपको सजा होती थी, लेकिन अब बदल गई। वो बीएनएस में धारा नंबर 103 के फर्स्ट के तहत आपको सजा होगी। अगर किसी ने आपने हत्या करने का किसी के साथ प्रयास किया तो 307 धारा, उसमें मुकदमा 307 के तहत लिखा जाता था, लेकिन अब मुकदमा 109 के तहत लिखा जाएगा, सजा आपको 109 के तहत होगी। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित 304 के 1A में है, अभी 106 में हो गया है। आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, ये 306 में था, अब ये धारा 108 में हो गया है। आत्महत्या का प्रयास करना, ये भी एक जुर्म है, वो 309 में था, अब वो 226 में हो गया है। मारपीट करना 323 में था, अब वो 115 में हो गया है। जान से मारने की किसी को धमकी देना, ये 506 में था बीएनएस में, अब ये कितने में हो गया? 351 में हो गया है। कितने में हो गया? 351 में। तो ये धाराएं जो आप यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, इनको भी आपको एक बार अच्छे से देखना है कि कौन कौन सी धारा वास्तव में बदली गई, कौन सी धारा वास्तव में बदली गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अपराध, जैसे अब आईपीसी में धाराएं और बीएनएस में, जैसे लूट के लिए 392 पे पहले सजा होती थी, अब 309 के 4 में होती है। लूट का प्रयास करना 393 में था, अब ये 309 के 5 में है। लूट के दौरान हत्या का प्रयास करना 394 में था, अब 309 के 6 में है। डकैती 395 में थी, अब 310 के सेकंड में आ गई है। डकैती के द्वारा हत्या करना 396 में था, अब 310 के तीसरे में आ गई है। तो इसमें इसी के तहत आपका मुकदमा लिखा जाता है और इसी के तहत आपको सजा भी दी जाती है। धोखाधड़ी यानी इसी को कहते हैं 420 करना, धोखाधड़ी करना, ये पहले आईपीसी की धारा थी, अब ये 318 का सब आर्टिकल 4 में दी गई है। कूट रचना 465 में थी, अब ये 336 के सेकंड में है। न्यायालय अभिलेख की कूट रचना करना 466 में था, अब 337 में है। प्रतिभू बिल की कूट रचना करना 467 में है, अब 338 में है। छल प्रयोजन से कूट रचना करना 468 में है, अब 336 में है। 336 के 3 में है। कूट रचित दस्तावेजी अभिलेख 470 में थे, अब 340 के फर्स्ट में है। कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग 471 में था, अब 340 के सेकंड में दी गई है। तो ये कुछ धाराएं हैं जो आपको अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना है। अब देखते हैं, जैसे महिला से संबंधित कुछ धाराएं, विशेष धाराएं हैं जो सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड है, महिला या बालिकाओं से रिलेटेड है। जैसे छेड़छाड़ करना 354 पहले लगती थी, धारा 354 के तहत मुकदमा और सजा होता था, अब 74 के तहत होता है। शारीरिक स्पर्श या अश्लीलता 354 के ए में, अब 75 में हो गया है। शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ाना 354 में था, अब भी 76 में है। ताक झांक करना 354 के सी में है, अब 77 में है। पीछा करना 354 के डी में है, अब 78 में है। दुष्कर्म जिसको कहते थे 376 धारा लग गई है, 376 का मतलब आपने दुष्कर्म किया, अब ये 64 में आ गया है। दहेज हत्या 304 के बी में है, अब ये 80 में है। किसमें है? बीएनएस की धारा 80 में है। तो आपको ये जो हमने लिखी हैं धाराएं कि क्या बदलाव हुआ, आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि बीएनएस में जो नए प्रावधान जोड़े गए वो कौन से थे। तो 20 नए प्रावधानों को पढ़ना है। इसके बाद पहले कौन सी धारा थी, अब कौन सी मुख्य धाराएं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, उनको आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। इसके बाद जैसे और भी कुछ इसमें धारा दी गई हैं कि नाबालिग का अपहरण 363 में था, अब 139 में है। विस्फोटक पदार्थ 286, अब 287 में है। गलत इशारे करना या गाली देना 294, अब 296 में है। लज्जा भंग करना 509 में है, अब 79 में है। दूसरा विवाह करना 494 में है, अब 82 में है। पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता ये 498 के ए में है, अब 85 में है। तो ये कुछ हमने धाराएं यहाँ पे आपको बताई हैं, इनको बिल्कुल इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमने आपको ये चार्ट बताया, क्या आपको बताया हमने आपको बताया कि जो बीएनएस हम लोग पढ़ रहे हैं, बीएनएस में हमने कितनी धाराएं बताई आपको? 358। भाग कितने बताए? 20। भाग का मतलब अध्याय कितने हैं? 20। अब हम लोग इनकी धाराएं अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों के बीच क्या अंतर था, आईपीसी और बीएनएस में कौन कौन सी धाराएं थी, बीएनएस में कौन से नए प्रावधान जोड़े गए, बीएनएस और आईपीसी में कौन सी धाराएं बदली गई, कौन सी महिलाओं की थी, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, अच्छे से चीज़ें कवर कराते हैं कि
कुल जो धाराएं बीएनएस में 358 है और कुल भाग 20 हैं, तो उन्हीं में जैसे धारा नंबर 1 ये कहता है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में। ठीक है, विस्तार का नीचे भी दिया गया है। प्रारंभ 1 जुलाई 2024 से इसका किया गया, 1 जुलाई 2024 से किया गया। बीएनएस का विस्तार तीनों भारतीय सेनाओं के क्षेत्रों में, जल थल वायु में, भारतीय सीमा के अंदर, देश और विदेश में भी। ठीक है, भारतीयों द्वारा विदेशियों में अपराध को में भी ये लागू होता है। बीएनएस की कुछ स्थितियों में लागू नहीं होगा, मतलब बीएनएस की जो धारा है कुछ स्थितियों में लागू नहीं होंगी। तो कैसी? जैसे विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, सैन्य कानूनों पे लागू नहीं होगा, कुछ संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी संप्रभुता, इन पे बीएनएस की धाराएं आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए, धारा नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, धारा नंबर 2 क्या कहता है? तो धारा नंबर 2 कहता है परिभाषा, यानी सभी प्रयोग किए गए कानूनी शब्दों की परिभाषा बताता है धारा नंबर 2। धारा 2 का फर्स्ट क्या कहता है? इसमें कार्य यानी एक्ट की परिभाषा बताई गई है। कई कार्यों का होना ही एक्ट कहलाता है। कई कार्यों का होना ही एक्ट कहलाता है। धारा 2 के 2 में जंतु की परिभाषा बताई, यानी कोई भी जीवित प्राणी, यानी मनुष्य के अलावा वो सब क्या कहलाते हैं? जंतु कहलाता है। धारा 2 के 4 में जालसाजी के बारे में बताया गया है। धारा 3 में समान स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 4 में दंड के प्रावधान दिए गए हैं। धारा 5 में मौत या आजीवन कारावास की सजा को कम करना इसमें बताया गया है, धारा 5 में। धारा 6 में सजा की शर्तों के अंश बताए गए हैं। धारा 7 में सजा यानी कारावास के कुछ मामलों में पूरी तरह आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकती है, धारा 7 में उल्लेखित है। हमको 358 धाराएं पढ़नी है। आप अगर ध्यान से ऊपर पढ़ के आओगे तो लगभग हमने 40 से 50 धाराएं तो आपकी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में अभी तक पूछी गई हैं, आप 2021 का पेपर उठा कर देखिएगा। ठीक है, वहाँ से आप खुद ही कहोगे कि जो आपने सर ऊपर कराया उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर फंसा है। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आया है। तो ऊपर वाली धाराएं लगभग 50 तो हम करा ही चुके, तो उनको आप अच्छे से रटिएगा, उन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो 358 धाराएं हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जितनी धाराएं करवा रहे हैं वो करवा देंगे। बाकी आपको पीडीएफ में ये धाराएं लिखी हुई मिल जाएंगी, पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, धारा नंबर 7। अच्छा, नीचे कमेंट करके एक चीज़ और आप जरूर बताइएगा कि सर अगला टॉपिक कौन सा हो जिस पे हम वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, जरूर बताइएगा। धारा नंबर 8 जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में दायित्व आदि के बारे में बताया। धारा नंबर 9 कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा के बारे में धारा नंबर 9 है। धारा 10 कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति की सजा निर्णय या बताना किससे इसमें किसकी संदिग्धता है, इसके बारे में धारा नंबर 10 हमें बताता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये ऐप है तो आप ऐप इंस्टॉल करिएगा जीएस रिव्यू का। जीएस रिव्यू का आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह फ्री दे सकते हैं, सिलेबस वगैरह भी किसी नई जो भी लेटेस्ट में भर्तियाँ चल रही हैं उनका सिलेबस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य काफ़ी चीज़ें, करंट अफेयर वगैरह भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, फ्री टेस्ट वगैरह भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पे कवर करी हैं। अब आपकी धाराएं रह गई हैं, तो आपको पीडीएफ में पूरी 358 जो इंपॉर्टेंट धाराएं वो सारा हम लगवा देंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, आप बस अच्छे से चीज़ों को कवर करो। जैसे हम नोट्स बनाते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं, उसी तरीके से आप भी कवर करते चलो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।